सादो ने जिस खोपड़ी को बुलाया था, उसने अपना मुंह खोला और एक तीव्र प्रकाश उत्सर्जित करने लगी। क्रोध से चमकती आंखों से जियांग ने उसे देखना शुरू किया और गंभीर भाव से चमकती बिजली का प्रयोग किया, जिससे उसका शरीर बिजली में बदल गया। फिर जियांग ने पितृ वृक्ष को बुलाया और श्राप का निवारण उसी से करवाने का निश्चय किया। पितृ वृक्ष प्रकट हुआ और एक तीव्र ऊर्जा उत्सर्जित करने लगा जो पूरे क्षेत्र में फैलने लगी। पितृ वृक्ष को देखते ही सादो की आंखें क्रोध से भर आईं। वह अपने दांत भींचने और ये देखकर भ्रमित होने से खुद को नहीं रोक सका कि उसकी सर्वोच्च तकनीक को जियांग ने आसानी से चकमा दे दिया था। कीड़ों को नियंत्रित करते हुए लिटिल नाइन ने कादो हाइड को पराजित कर दिया। उसका शरीर जमीन पर पड़ा था और कीड़े उसे खा रहे थे। प्रसन्नता भरी निगाहों से उसने जियांग को बताया कि उसने कादो हाइड को पराजित कर दिया है। हमारा लड़का उसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाया। जियांग ने अपना हाथ बढ़ाया और पाताल लोक के देवता का भाला इस्तेमाल करने का फैसला किया और जाओ जिया को सादो की आत्मा को पकड़ने का आदेश दिया। छोटा जाओ जिया भाले में बदल गया और अपनी आंखों में बुराई की चमक के साथ सादो की ओर झपटा। जाओ जिया ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन सादो ने समय रहते प्रतिक्रिया दी और एक तरफ हटकर हमले को चकमा दे दिया। उसका ध्यान जियांग पर था और उसकी आंखें क्रोध और भ्रम से चमकने लगीं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जियांग उसकी वर्तमान स्थिति का सही पता लगा सकता है। वह स्तब्ध था क्योंकि उसकी छिपने की तकनीक दुनिया में सर्वोच्च स्तर की थी और कोई भी उससे आगे नहीं निकल सकता था। जियांग एक हाथ से भाले को नियंत्रित कर रहा था। उसने दूसरा हाथ बढ़ाया और उसमें से गड़गड़ाहट निकलने लगी। एक जानलेवा नज़र से उसने लिटिल नाइन को कीड़ों को छोड़ने का आदेश दिया। उसने आज्ञा मानी और कीड़ों का एक झुंड सादो की ओर बढ़ने लगा। योद्धाओं का एक समूह बैरियर के बाहर पहुंच गया। ये देखकर कि जियांग अभी तक बाहर नहीं आया है, कुछ लोगों को लगा कि वह मर गया है। उनके अनुसार वह मूर्ख और लोगों की बातों से अलग लग रहा था। कुछ लोगों को लगा कि जियांग मरा नहीं है क्योंकि उसके पास 9 मियाज़मा पंख थे और वह अभी भी इस स्थिति को बदल सकता था। प्रतिद्वंद्वी ने पहले से ही घात लगाने की तैयारी कर रखी थी, इसलिए ये कहना सुरक्षित था कि उन्होंने सभी कारकों को ध्यान में रखा था और पूरी तरह तैयार थे। गंभीर भाव से वूजी ने अवरोध का निरीक्षण करना शुरू किया और बताया कि अगर वे सभी अंदर भी आ गए तो भी विजयी होने की कोई गारंटी नहीं होगी, और जियांग के लिए तो और भी कम, जो 3 रूपों वाला एक योद्धा था। उनके अनुसार जियांग एक प्रतिभाशाली लेकिन बुद्धिहीन लड़का था और गुफाओं के युद्ध क्षेत्र में वह अनगिनत सैनिकों को मार सकता था, लेकिन अगर वह उनके साथ 3 विदेशी द्वीपों को चुनौती देने गया तो वह केवल एक बोझ होगा। वह उस क्षेत्र से दूर जाने लगा और यह स्पष्ट कर दिया कि यह कुछ हद तक निराशाजनक था कि भगवान जियांग वू ने जियांग जैसे किसी व्यक्ति पर अपनी आशाएं लगाई थीं। उसने सभी को अपने पीछे चलने का आदेश दिया क्योंकि यह लड़का इसके लायक नहीं था। योद्धाओं ने सिर हिलाया। डिंग चेनकियू ने अवरोध को देखना शुरू किया और उसे दुख हुआ कि वह जियांग को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। इससे पहले कि वे एक और कदम बढ़ा पाते, अवरोध टुकड़े टुकड़े हो गया। सभी ने मुड़कर देखा और उनका ध्यान उस पर केंद्रित हो गया, जिससे उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। विस्फोट से धुएं का एक पर्दा बन गया और दुष्ट आंखों वाला एक व्यक्ति प्रकट हुआ और उन्हें घूरने लगा। यह महसूस करते ही उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि यह आभा 8 परिवर्तनों में से किसी एक जागृत व्यक्ति की थी। गंभीर भाव से वूजी ने अपनी तलवार निकाली और सभी को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दिया। डिंग चेनकियू ने भी अपनी तलवार निकाली, जबकि दूसरी ओर क्रोधित निगाहों से नान गोंगयेन ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और अपने हाथों में ऊर्जा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जैसे ही धुएं का पर्दा गायब हुआ, कैडो जमीन पर घुटनों के बल बैठा दिखाई दिया और उसके सामने जियांग चेन खड़ा था। डिंग चेनकियू का ध्यान हमारे लड़के पर था और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, जिससे वह स्तब्ध रह गया।
उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जियांग ने अकेले ही सबको हरा दिया है। नान गोंगेम की आंखें आश्चर्य और उलझन से चौड़ी हो गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। 1 मिनट पहले बैरियर के अंदर जब गड़गड़ाहट और कीड़े आ रहे थे, डर से मन भरते हुए कैडो जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। अपने हाथ आगे बढ़ाए और जियांग से एक पल रुकने को कहा। उसने आत्मसमर्पण कर दिया और माफी मांगी। जियांग उसकी ओर बढ़ने लगा और मुस्कुराते हुए बताया कि यह एक पारंपरिक कौशल है। उसने स्पष्ट कर दिया कि अगर कैडो गंदा खेल खेल रहा है तो वह मर जाएगा, लेकिन अगर वह खुद को बचाना चाहता है तो आत्मसमर्पण और माफी मांगना ही काफी नहीं है। एक उलझन भरे भाव से कैडो ने पूछा कि अब उसे क्या करना चाहिए। जियांग की आंखें खुशी से चमक रही थीं। उसने एक स्क्रॉल निकाला और आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ बताया कि यह वस्तु सोल कॉन्ट्रैक्ट स्क्रॉल है। कैडो को उसका सेवक बनने के लिए उस पर हस्ताक्षर करने पड़े और इस तरह वह मृत्यु से बच सका। कैडो को संदेह होने लगा क्योंकि एक योद्धा को मारा तो जा सकता है, लेकिन अपमानित नहीं किया जा सकता। जबकि जियांग का शरीर धुंध से घिरा हुआ था, उसने मुस्कुराते हुए वादा किया। उसने सोचा कि अगर कैडो उसका सेवक बन जाए तो वह उसकी सीमाओं को तोड़कर 9 रूपांतरणों तक पहुंचने में उसकी मदद कर सकता है। कैडो उलझन में था। जियांग ने अपना हाथ बढ़ाया और आत्मविश्वास से भरी निगाहों से अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके शून्य पत्थर को बुलाया। कैडो का ध्यान उस पर केंद्रित हो गया और उसे ये समझने में देर नहीं लगी कि महान जिया से जागृत लोगों के लिए जागृति की कुंजी दाव ही है। कैडो के सामने एक दरवाज़ा खुलने लगा और उसमें से एक सुनहरी रोशनी निकलने लगी। कैडो ने दरवाजे की ओर हाथ बढ़ाया, यह न जानते हुए कि क्या यही वह दरवाज़ा है जिससे योद्धा 9 रूपांतरणों के क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। जियांग उसके पास गया और गहरी नज़रों से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। क्षेत्र का दरवाज़ा बंद हो गया, जिससे कैडो की आंखें निराशा से भर गईं। एक जिज्ञासु निगाह से जियांग ने देखा कि कैडो शक्तिशाली बनने के लिए बेताब था। उसने पूछा कि क्या कैडो उसका विषय बनना चाहता है। बिना एक पल भी गंवाए कैडो उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और जियांग चेन का विषय बनने की कसम खा ली। हमारे लड़के ने फिर से स्क्रॉल मंगवाया और विचार करने लगा। उसने स्क्रॉल खोला और अपनी उंगली से कैडो उस पर लिखने लगा। अगर उसने यह आत्मिक अनुबंध तोड़ा तो स्वर्गीय दाव उसे अस्वीकार कर देंगे और एक ही विचार से जियांग तुरंत अपनी जान ले सकता था। कैडो के आत्मिक अनुबंध पर हस्ताक्षर करते ही स्क्रॉल बंद होने लगा। जियांग की आंखें उत्साह से चमकने लगीं, क्योंकि एक ही विचार से, चाहे कितनी भी दूरी क्यों न हो, वह कैडो को मार सकता था। इसलिए उसने उसे नियमों का अक्षरशः पालन करने को कहा। दृढ़ निश्चय से भरी निगाहों से कैडो ने अपनी मुट्ठी भींची और पूछा कि क्या जियांग सकुरा को ले जाने की योजना बना रहा है। वह कुत्ते या घोड़े की तरह उसकी सेवा करने को तैयार था, बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी जान जोखिम में डालने को, चाहे इसके लिए उसके सहयोगियों का सामना ही क्यों न करना पड़े। एक उलझन भरे भाव के साथ जियांग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और खांसने लगा। मन ही मन वह बस यही चाहता था कि कैडो सकुरा के अंदर एक जासूस बने। शांत मन से सोचते हुए उसे याद आया कि सकुरा देश में ताकतवरों की प्रशंसा हमेशा से एक प्राचीन परंपरा रही है। शूरवीर के कौशल से बनी बाधा कांच की तरह टुकड़ों में बिखर गई और गायब होने लगी। एक जिज्ञासु निगाह से जियांग ने मुड़कर देखा और सोचने लगा कि क्या पाताल लोक के राक्षस को स्वर्गीय दाव ने नष्ट कर दिया है। जाओ जिया, जो एक भरिंग में बदल गया था, ने बताया कि चूंकि वह 5 सेकंड में बाहर नहीं निकल पाया था, इसलिए उसने पाताल लोक के राक्षस को खा लिया था। जियांग को गुस्सा आने के बजाय यह एक अच्छी बात लगी। सादो ये देखकर सदमे में आ गया कि जाओ जिया ने पाताल लोक के राक्षस को खा लिया है। जियांग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और खांसते हुए सादो से सवाल न पूछने को कहा। जैसे जैसे बाधा धीरे धीरे गायब होती जा रही थी, सादो ने कहा कि अब चूंकि कलाकृति नष्ट हो गई है,
तो बाधा अपने आप ढह जाएगी। जियांग ने सादो को सकुरा के पास लौटने को कहा और उसे आदेश दिया कि वह सब कुछ व्यवस्थित और योजनाबद्ध तरीके से करे, क्योंकि वह भविष्य में उसे महान सेनापति की उपाधि देने वाला था। सादो ने सिर हिलाया। वू जियाई की आंखें गंभीरता से चमक रही थीं। तभी उसने अपनी तलवार खींचनी शुरू कर दी। उसके लिए यह एक अप्रत्याशित परिणाम था। जियांग उसे घूरने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसका आभामंडल बहुत शक्तिशाली था। धुएं का पर्दा हटते ही वू जियाई ने पूछा कि क्या वह जियांग है। गंभीर दृष्टि से जियांग ने सिर हिलाया। वू जियाई को एहसास हुआ कि हमारे लड़के के पीछे वाला आदमी सादो था, जो हत्यारों की सूची में सबसे पहले नंबर पर था। वह ये देखकर हैरान रह गया कि सादो जियांग के सामने घुटने टेककर पूछ रहा था कि क्या वह अचानक हमला करने की कोशिश कर रहा है। जियांग ने बताया कि सादो अब उसका अधीनस्थ था। जियांग उसकी ओर बढ़ने लगा और उससे पूछा कि वह कौन है। वू जियाई ने अपनी बाहें पार करके अपना परिचय फेंग युन वू जी के रूप में दिया, जो ग्रैंड जिया की 781वें संस्करण की प्रतिभाशाली सूची का नेता था। उसके साथ जो लोग थे, वे पिछले संस्करणों में भी शीर्ष 3 में शामिल रहे थे। जियांग को उनके साथ 3 विदेशी द्वीपों के खिलाफ प्रतियोगिता में ग्रैंड जिया का प्रतिनिधित्व करने जाना था। नान गोंग्यान ने गुस्से से भरी निगाहों से डिंग चेंगकू से पूछा कि क्या अजीबोगरीब लोग इसी तरह बात करते हैं। डिंग चेंगकू की आंखें भ्रम से भर गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जियांग खतरे से बाहर है, और वू जियाई ने उसकी हर बात पर विश्वास कर लिया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और समझाया कि सवाल पूछना अवलोकन का एक रूप है। नान गोंग्यान के अनुसार ये सुनकर डिंग चेंगकू का गुफाओं में इतने सालों तक जीवित रहना एक चमत्कार ही था। उसे गुस्सा आ गया क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उसे हर समय चुनौती क्यों देना चाहती थी। जियांग और वू जियाई एक दूसरे को गौर से देखने लगे और उनके शरीर से तीव्र ऊर्जा निकलने लगी। दूसरों के लिए यह असहज था और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि नान गोंग्यान ने उन्हें समझाया या नहीं। चेंगकू के लिए 9 मियाज़मा पंख उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। जियांग ने अपना हाथ बढ़ाया और वू जियाई की ताकत की तारीफ की, क्योंकि उसकी तलवार ने उस पर अच्छा प्रभाव डाला था। गंभीर नजरों से वू जियाई ने स्पष्ट कर दिया कि वह 6 रूपांतरणों वाला योद्धा है और जियांग केवल 3, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि अगर वह जियांग के खिलाफ विद्रोह, उसके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि देवता जियांग वू उसे अपने उत्तराधिकारी के रूप में प्रशिक्षित कर रहे थे। उसने बताया कि 3 विदेशी द्वीपों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा में ये संभव है कि जियांग अपने 9 मियाज़मा पंखों का उपयोग न कर पाए, इसलिए उसने उसे सावधान रहने के लिए कहा। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमक रही थीं। उसने अपनी मुट्ठी अपनी छाती पर मारी और स्पष्ट कर दिया कि समय आने पर वह जियांग की हर संभव तरीके से रक्षा करेगा, क्योंकि यह उसका देवता जियांग वू से किया हुआ वादा था। चेंगकू उनके पास गया और बताया कि रात होने वाली है। उसने शहर के मुख्य अड्डे पर लौटने की सलाह दी, क्योंकि वहां उनके पास बात करने के लिए पर्याप्त समय होगा। जियांग सातो की ओर मुड़ा और शांत दृष्टि से उसे सकुरा के पास लौटने और योजना के अनुसार आगे बढ़ने के लिए कहा। सातो ने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और उसके सामने सिर झुकाया। जियांग और बाकी लोगों ने उससे मुंह मोड़ लिया और वहां से जाने लगे। राहत भरी नजरों से सातो ने एक गहरी सांस ली। उसके अनुसार वू जियाई ये सोचकर नासमझ था कि जियांग केवल 9 मियाज़मा पंखों के कारण ही शक्तिशाली है। जियांग चलने लगा। वू जियाई 29 वर्ष का था और 6 रूपांतरणों के चरम पर था। जियांग को नहीं पता था कि कीट तंत्र के बिना वह ये लड़ाई जीत पाता या नहीं। अगर महान तियानमेन टूर्नामेंट में कोई ऐसा खंड होता जो कीड़ों के बिना और केवल उसकी अपनी शक्ति के साथ सभी चरम शक्तियों को सीमित करता, तो उसे नहीं पता था कि उसके पास कोई मौका होगा या नहीं। वह अपनी चेतना के सागर में प्रकट हुआ और जाओ चान को ध्यान से देखने लगा। अभी भी 2 महीने से ज्यादा समय बाकी था। उसे अपने कौशल को पहले स्तर से तीसरे
स्तर तक बढ़ाना था और उसे याद आया कि पैतृक वृक्ष ने एक और फल दिया था। पिछली बार उस फल ने उसे दिव्यता प्राप्त करने और अपने कौशल को सक्रिय करने की अनुमति दी थी, जिससे 10 रूपांतरणों का मार्ग प्रशस्त हुआ था। जाओ चान एक इंसान में बदल गया और जियांग की ओर उतरने लगा। हमारे लड़के की आंखें जिज्ञासा से भर गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस बार यह फल उसे क्या हुनर देगा। जियांग ने फल उठाया और उसे गौर से देखने लगा। उसे याद आया कि पिछली बार यह फल कियू जियांग के युद्ध क्षेत्र में जाओ जियाई द्वारा एकत्रित की गई बिखरी हुई आत्माओं की वजह से पका था। वह ये देखकर हैरान रह गया कि इस बार यह सीधे पक गया था। जाओ चान की आंखें आश्चर्य से चमकने लगीं, और उसने बताया कि जब जियांग ने सातों को अपना विषय बनाया था, तो पैतृक वृक्ष ने युद्ध क्षेत्र में बिखरी हुई सभी आत्माओं को अपने में समाहित कर लिया था, जिससे फल पक गया था। जियांग ये देखकर हैरान रह गया कि पेड़ खुद ही आत्माएं एकत्रित कर सकता है। जाओ चान ने जियांग को पीछे से गले लगाया। हमारे लड़के ने अपनी आंखें बंद की और फल को सक्रिय कर दिया, जिससे वह चमकने लगा। सिस्टम ने बताया कि उसने कार्यात्मक फल को अनलॉक कर लिया है और उसे स्टील फेथ सील नामक एक विशेष वस्तु प्राप्त हो गई है। सक्रियता के लिए इसकी आवश्यकता थी, इसके देवता को नष्ट करना, इसकी रीढ़ तोड़ना और इसकी सभ्यता को नष्ट करना। इस मुहर का उपयोग किसी जाति या जीवों के किसी विशिष्ट वर्ग पर किया जा सकता था और उनकी आत्मा की उत्पत्ति में विश्वास की एक ज्वलंत छाप उकेरने की अनुमति थी, जिससे इस मुहर को धारण करने वाले के प्रति अटूट भक्ति उत्पन्न होती थी। चाहे स्तर कुछ भी हो, पुनर्जन्म का चक्र कुछ भी हो, पुनर्जन्म हो या प्रजनन, विश्वास की छाप हमेशा बनी रहती थी। यह वीडियो समाप्त होता है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। जियांग का ध्यान सिस्टम विंडो पर केंद्रित था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह राक्षसों या लोगों के एक समूह पर उनकी जड़ से ही कब्जा कर सकता है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह समूह भविष्य में कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो जाए। एक बार जब उन पर स्टील फेथ सील लग गई, तो न तो पुनर्जन्म, न ही पुनर्जन्म का चक्र, और न ही उनके अपने वंशज बच सकते थे। ये कौशल बहुत शक्तिशाली था। एक और सिस्टम विंडो प्रकट हुई जो बता रही थी कि इस कौशल को सक्रिय करने की शर्त उनके देवताओं को नष्ट करना, उनकी रीढ़ तोड़ना और उनकी सभ्यता को बर्बाद करना है। एक जिज्ञासु निगाह से जियांग ने अपना हाथ अपनी ठुड्डी पर रखा और चुपचाप सोचने लगा, यह महसूस करते हुए कि सक्रिय करने की शर्तें थोड़ी सख्त थीं, लेकिन ये देखते हुए कि यह एक अतिमानवीय कौशल था, ये आवश्यकताएं कुछ हद तक उचित थीं। शांति से सोचते हुए वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उनके देवताओं को नष्ट करने का मतलब था, उदाहरण के लिए 3 विदेशी द्वीपों के मामले में, किसी को ज्वाला के देवता को खत्म करना था। बाकी आवश्यकताओं की पुष्टि अभी बाकी थी। तंत्र ने पूछा कि क्या जियांग आस्था के निशान को जोड़ना चाहता है। हमारे लड़के ने मना नहीं किया और कुछ ही देर बाद उसकी हथेली पर एक काला निशान दिखाई दिया। जियांग ने उसे ध्यान से देखना शुरू किया और तंत्र ने सूचित किया कि निशान सफलतापूर्वक जुड़ गया है। उस निशान से एक अजीब सी ऊर्जा निकलने लगी। जाओ चान जियांग के पास गया और उत्सुकता से पूछा कि क्या वह ठीक है। जियांग ने उससे कहा कि वह चिंता न करे, क्योंकि वह बस कुछ सोच रहा था। जियांग ने अपना हाथ बढ़ाया और गंभीर भाव से बताया कि उसके गुरु ने कहा था कि एक बड़ा बदलाव आने वाला है, एक नया युग निकट था। गु कैशन ने जोर देकर कहा था कि जियांग इस महान प्रभाव के क्षण का लाभ उठाकर अपनी शक्ति को मजबूत करे, लेकिन जियांग जानता था कि मानव मन चंचल होता है। आखिरकार 400 साल पहले के मानव सम्राट को उसके ही लोगों ने धोखा दिया था और गुफाओं में टुकड़े टुकड़े कर दिया था। हालांकि इस कौशल से जियांग उन सभी छिपे हुए खतरों को जड़ से खत्म कर सकता था और मजबूत बन सकता था। 3 विदेशी द्वीप कुछ परीक्षण शुरू करने और चलाने के लिए एक अच्छा लक्ष्य थे। उसने जाओ चान से पूछा कि वह इसके बारे में क्या सोचती है।
वह जियांग के पास गई और कहा कि वह सही कह रहा है, वह हमेशा हर चीज में उसका साथ देगी। थार बॉय की स्थिति की खिड़की खुल गई। वह स्तर 69 में तीसरे परिवर्तन में था, जिसमें कई व्यवसाय और 3 माँ कीट थे। लिटिल 9 स्तर 69 के पास 800 मिलियन कीटों की संतान थी। जाओ जिया स्तर 43 के पास 6 मिलियन भरिंगों की संतान थी और जाओ चान स्तर 2 के पास 168 कीटों की संतान थी। कई घंटे बाद जियांग अपने अपार्टमेंट में लौटा और जब वह सोफे पर बैठा था, गु कैशन गुस्से से भरे चेहरे के साथ आया और उसकी ओर चलने लगा। उसने बताया कि जियांग की वजह से स्वर्गीय दंड दल पहले से ही अस्त व्यस्त था। इतनी मेहनत से पीछा करने और हर तरह की रणनीति बनाने के बाद जियांग अकेले ही घात में गया और सभी हत्यारों को मार गिराया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जियांग ने 8वें रूपांतरित हत्यारे को भी काबू कर लिया है। गु कैशन की आवाज सुनकर जियांग का ध्यान उस पर गया, जिससे वह थोड़ा उलझन में पड़ गया। गु कैशन की आंखें गुस्से से चमक रही थीं। वह जियांग को गौर से देखने लगा और पूछा कि उसने ये कैसे किया और क्या उसने यह 9 मियाज़मा पंखों की मदद से किया। जियांग की आंखें भ्रम में चौड़ी हो गईं। वह घबरा गया और सोचने लगा कि क्या कहे। फिर उसने अपना सिर हिलाया, गुस्से से भरे भाव के साथ। गु कैशन ने जानना चाहा कि जियांग के पास कितने कीड़े हैं, यह नहीं जानते हुए कि उसके पास 1 करोड़ से ज्यादा कीड़े हैं या नहीं। जियांग ये देखकर चुप रहा। उसका चेहरा पसीने और जिज्ञासा से भरा हुआ था। गु कैशन ने पूछा कि क्या जियांग के पास 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा कीड़े हैं। जियांग की आंखें डर से भर गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। गु कैशन सोफे पर चढ़ गया, जियांग के कंधों पर हाथ रखा और पूछा कि क्या उसके पास 2 करोड़ से ज्यादा कीड़े हैं। लेकिन फिर भी जियांग चुप रहा। जियांग ने अपना हाथ उसकी ठुड्डी के नीचे रखा और घबराई हुई नजरों से दूसरी तरफ देखने लगा। गु कैशन का पारा चढ़ने लगा और उसने आखिरी बार पूछा कि क्या जियांग के पास 8 करोड़ से ज्यादा कीड़े हैं। जैसे ही जियांग बोलने वाला था, गु कैशन ने अपने हाथ जोड़े और गुस्से से जमीन की ओर देखते हुए स्थिति को समझने की कोशिश करने लगा। जब गु कैशन सोच रहा था, जियांग, जो उसके पीछे बैठा था, कुछ नहीं बोला, क्योंकि वह जानता था कि अभी सच न बताना ही बेहतर है, वरना उस बूढ़े को दिल का दौरा पड़ सकता है। गु कैशन जियांग के बगल में बैठ गया और शांत भाव से बताया कि हालांकि महान स्वप्नदृष्टा ने महान जिया से बाहरी जानकारी को रोक दिया था, लेकिन जो खबर विदेश पहुंचेगी उससे पता चलेगा कि जियांग के पास 1 करोड़ से ज्यादा कीड़े नहीं हैं। उसने जियांग से कहा कि वह किसी को भी सच न बताए, क्योंकि सिर्फ इसी तरह वह उन्हें अपने सबसे शक्तिशाली छिपे हुए कार्ड के रूप में इस्तेमाल कर सकता था। जियांग उसकी ओर मुड़ा, अपनी मुट्ठी भींची और अपने स्वामी से शांत रहने को कहा, क्योंकि वह इस बारे में किसी को नहीं बताने वाला था। एक जिज्ञासु भाव से उसने पूछा कि 9 में कितने कीड़े हैं। ज्वालाओं के स्वामी को मारने के लिए मियाज़मा पंखों की जरूरत थी। ये सुनकर गु कैशन की आंखें डर और आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जियांग ज्वालाओं के स्वामी को मारना चाहता था। जियांग ने बताया कि वह सिर्फ जिज्ञासावश पूछ रहा था। गु कैशन ने ज्वालाओं के स्वामी की कल्पना करना शुरू किया और बताया कि 400 साल पहले वह 9 रूपों वाला एक योद्धा था। उसकी वर्तमान शक्ति अज्ञात थी, लेकिन कहा जाता था कि 3 विदेशी द्वीपों पर कृत्रिम देवता बनाए जा सकते थे। उसका सामना करने के लिए जियांग को कम से कम 10 करोड़ कीड़ों की जरूरत होगी। वे स्वामी को रोकने के लिए लघु रसातल का उपयोग कर सकते थे, और वह केवल प्रवेश द्वार होगा। उसकी आंखें डर से चमकने लगीं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि तियानानमेन टूर्नामेंट से पहले जियांग के पास 10 करोड़ कीड़ों तक पहुंचने का कोई रास्ता था। वह सदमे में था, क्योंकि सिर्फ 6 महीने पहले जियांग के पास सिर्फ कुछ मिलियन थे और अब उसके पास 80 मिलियन से ज्यादा हो गए थे। उसने उत्सुकता भरी निगाहों से पूछा कि जियांग ने कीड़ों की संख्या 10 गुना से भी ज्यादा कैसे बढ़ा।
जबकि उसे पता नहीं था कि उन्हें पालना इतना आसान है भी या नहीं। जियांग ने आंखें बंद कर लीं और घबराहट भरे भाव से अपना सिर छूने लगा और बताया कि उसने युद्ध के मैदान का फायदा उठाकर कीड़ों को जंगली जानवरों का ढेर सारा मांस खिला दिया था। गु कैशन की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वह खड़ा हो गया क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सिर्फ जंगली जानवरों के मांस से कीड़े प्रजनन कर सकते हैं। उसके अनुसार यह इतना जटिल नहीं लग रहा था। जियांग ने अपना हाथ बढ़ाया और बताया कि समस्या मात्रा की थी। तलवार के देवता द्वारा दिया गया वह खूनी अजगर राजा भी हर कीड़े के लिए एक निवाला खाने के लिए पर्याप्त नहीं था। गु कैशन ने सर्वोच्च सैन्य आदेश का इस्तेमाल करने और पूरे देश को जानवरों का शिकार करने में मदद करने का सुझाव दिया। जियांग की आंखें आश्चर्य से चमकने लगीं और प्रसन्न भाव से उसने पूछा कि क्या वह सचमुच सर्वोच्च मार्शल डिक्री का उपयोग कर सकता है। गु कैशन ने सिर हिलाया और उन्हें जल्द ही आदेश देने का फैसला किया। वह जानता था कि हालांकि 9 मियाज़मा पंखों के कीड़े शक्तिशाली थे, फिर भी इस प्रतियोगिता में जियांग पूरी तरह से उन पर निर्भर नहीं रह सकता था। उसने बताया कि प्रत्येक प्रतियोगिता में 2 राउंड होते हैं और प्रत्येक पक्ष एक मोड प्रस्तुत करता है। पहले एलिमिनेशन राउंड के नियम दूसरे पक्ष द्वारा निर्धारित किए गए थे और निस्संदेह जियांग को किसी भी प्रकार की बाहरी मदद लेने की अनुमति नहीं होगी। जियांग खड़ा हो गया और चुपचाप सुनने लगा। मुट्ठी भींचते हुए उसने गु कैशन के कंधे पर हाथ रखा और दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास से भरी निगाहों से उसे चिंता न करने के लिए कहा, क्योंकि अभी 2 महीने से ज्यादा समय बाकी है। कीटों को पालने के अलावा वह अपने शरीर को भी अच्छी तरह प्रशिक्षित करने का ध्यान रखेगा। गु कैशन गर्व महसूस किए बिना नहीं रह सका, क्योंकि उसके शिष्य ने उसे कभी निराश नहीं किया। देर हो रही थी, इसलिए गु कैशन ने जाने का फैसला किया। जियांग सोफे पर बैठ गया, अपनी ठुड्डी के नीचे हाथ रखा और उत्सुकता भरी निगाहों से सिस्टम विंडो में देखने लगा। अब केवल सर्वोच्च सरदार कौशल ही अपने पहले रूपांतरण में था। उसे चौथे रूपांतरण में आगे बढ़ने के लिए महाप्रतियोगिता से पहले तीसरा रूपांतरण पूरा करना था। अब चूंकि उसके पास 3 दिव्य श्रेणी वर्ग सक्रिय थे, इसलिए फल संवर्धन का प्रभाव धीमा होगा, क्योंकि अनुभव तीनों के बीच साझा किया जाना था। लेकिन सर्वोच्च सरदार मिशन में दूसरे रूपांतरण तक पहुंचने की शर्तें काफी सरल थीं। स्तर बढ़ाने की शर्त थी कि संबंधित कौशलों का उपयोग करके 10,000 जंगली जानवरों का शिकार करना होगा। गंभीर निगाहों से जियांग सोचने लगा, अगर वह अपनी शक्ति को अधिकतम करना चाहता है तो उसे पहले अपने लिए कठिनाई का स्तर बढ़ाना होगा। सर्वोच्च सैन्य आदेश जारी करने के बाद उसे यकीन था कि 9 मियाज़मा पंखों वाले कीड़े फिर से प्रजनन कर सकते हैं, कम से कम 80 अरब। वह जानता था कि कीड़ों के घोंसलों के लिए वह सिर्फ उस पुराने पेड़ पर निर्भर नहीं रह सकता। उसके अनुसार वह रसातल, जहां 8वीं रूपांतरित मकड़ी रानी थी, कीड़ों के लिए एक बेहतरीन मुख्यालय जैसा लग रहा था। उसने उस रसातल में स्तर बढ़ाने का मिशन पूरा करने का फैसला किया। उसी समय दानव नगर में जियाई परिवार में एक आड़ू के पेड़ के नीचे जियाई लिंग के महान स्वप्नद्रष्टा जियांग किगसुआनजी बैठे थे, जबकि जियाई किगसुआनजी के पिता चाय परोस रहे थे। जियांग किगसुआनजी के अनुसार जियाई परिवार को पता था कि कैसे आनंद लेना है, क्योंकि पंखुड़ियां सुंदर थीं। पिता ने बताया कि आड़ू का पेड़ गुफाओं के वृक्ष आत्मा जनजाति से प्रत्यारोपित किया गया था और किसी चमत्कार से वह बच गया था। पेड़ को जीवित रखने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। गंभीर नजरों से जियाई लिंका ने होंगिन से यह सुनिश्चित करते हुए जाने को कहा कि कोई भी इस पेड़ को चुराना न चाहे। सम्मान भरी निगाहों से होंगिन ने उसके सामने अपना सिर झुकाया और जाने का फैसला किया ताकि वे बातचीत जारी रख सकें। जियाई लिंकू ने सीधे मुद्दे पर आने का फैसला किया और बताया कि एक नया युग आ रहा है और गुफाओं में एक महान युद्ध पनप रहा है। महान स्वप्नद्रष्टा ने अपना हाथ बढ़ाया और बताया कि महान जिया के मुख्य मुख्यालय को पूरी तरह से स्थिर करना होगा।
और निश्चित रूप से उन्हें फिर से युद्ध से पहले 3 विदेशी द्वीपों पर कब्जा करना था, और अब ये चर्चा करने का समय आ गया था कि इसे कैसे हासिल किया जाए। जियान लिंडकू की आंखें गंभीरता से चमक रही थीं। वह चाय की चुस्की लेने के लिए तैयार हो रहा था और महान स्वप्नदर्शी ने बताया कि 3 द्वीपों को वापस पाने का विचार उसने 200 साल पहले रखा था, और जिसके लिए उसने दर्जनों योजनाएं बनाई थीं। जियान लिंडकू ने स्पष्ट किया कि कोई भी योजना अच्छी नहीं लगती, और बताया कि ज्वालाओं का देवता उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। अगर वे उसे नहीं मारते तो वे द्वीपों को वापस नहीं पा सकते थे। जियांग शुआंजी ने बताया कि दबाव बनाए रखने के लिए उसके मुख्य शरीर को हमेशा गुफाओं में रहना होगा। वह बाहर नहीं जा सकता था। महान स्वप्नदर्शी ने अपना सिर अपने हाथ पर टिकाया, दूसरी ओर देखा और स्पष्ट किया कि उसकी शक्ति केवल महान जिया के मुख्य मुख्यालय में ही काम करती है, इसलिए वह आक्रमण करने से ज्यादा बचाव करने में बेहतर थी। जियान लिंडकू की आंखें भय से भर आईं, क्योंकि वह ज्वालाओं के देवता के सामने कुछ भी नहीं था। ये समझते हुए कि वे अकेले यह नहीं कर सकते, उसने चाय का प्याला मेज पर रख दिया और सोचा कि बूढ़े जियांग के पास कोई योजना है और उससे इसके बारे में बताने को कहा। जियांग शुआंजी की आंखें चमक रही थीं, लेकिन उसने उनसे केवल जियांग चेन की अच्छी तरह से रक्षा करने का ध्यान रखने को कहा, ये दिखाते हुए कि वह कोई छलावा नहीं है। वह उनकी ओर देखने लगा और पूछा कि क्या वे ये जानने के लिए उत्सुक नहीं हैं कि जब वह निषिद्ध क्षेत्र पर हावी था तो उसने जियांग चेन को बचाने के लिए हस्तक्षेप क्यों किया। जियान लिंडकू ने जमीन की ओर देखना शुरू किया और एक जिज्ञासु भाव से महान स्वप्नद्रष्टा ने इसके बारे में पूछा। जियान लिंडकू ने स्पष्ट किया कि हालांकि वर्तमान स्थिति शांत लग रही थी, लेकिन ये छल और छिपे हुए खतरों से भरी थी। भूमिगत धाराएं सब कुछ हिला रही थीं। कीड़ों का गुफाओं में फैलना निस्संदेह एक बड़ी हलचल पैदा करेगा, जिससे एक सदी की युद्ध उपलब्धियां खतरे में पड़ जाएंगी। इसके अलावा ये कीड़े एक पैतृक विपत्ति थे, एक बहुत बड़ा जोखिम होने के कारण। उसने जियांग शुआंजी से उन्हें तुरंत नष्ट करने का आदेश देने को कहा। उन्हें नहीं पता था कि कहीं कोई अप्रत्याशित परिवर्तन तो नहीं हुआ था जिसके कारण उसे जियांग चेन की रक्षा के लिए सब कुछ दांव पर लगाना पड़ा। एक भयानक दबाव सहना पड़ा। चमकती आंखों से जियांग शुआंजी ने बताया कि वे सही थे, लेकिन वह इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता था क्योंकि उन्हें भी इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते थे। ये सुनकर उनका ध्यान उस पर गया। वह खुद को एक शक्तिशाली योद्धा से लड़ते हुए कल्पना करने लगा और बताया कि उस समय एक व्यक्ति 10 साल बाद से उससे मिलने आया था, अपने कंधे पर एक सिकाडा लेकर। क्रोधित दृष्टि से महान स्वप्नदर्शी ने अपने हाथ मेज पर रख दिए क्योंकि उसे एहसास हुआ कि यह योद्धा कम से कम 10वें परिवर्तन में रहा होगा। जियांग शुआंजी ने अपना हाथ उठाया और उससे कहा कि वह अब और न पूछे क्योंकि जितना अधिक वह बताएगा, कर्म के बल पर तीनों मर जाएंगे। महान स्वप्नदर्शी शांत हो गया, वापस बैठ गया और पूछा कि क्या मिशन सिर्फ जियांग चेन की रक्षा करना है। शुआंजी ने सिर हिलाया और स्पष्ट किया कि देश की पूरी ताकत से उसकी रक्षा करनी होगी। जियांग की अहमियत को देखते हुए भ्रमित नजरों से जियालिन क्यू ने पूछा कि क्या उसे महान तियानयांग प्रतियोगिता में भाग न लेने देना बेहतर नहीं होगा। भय से भरी आंखों से महान स्वप्नदर्शी ने बताया कि विदेशी 3 द्वीप दिव्य स्तर के प्राणियों का निर्माण कर सकते हैं। फैंग युनवुजी की सुरक्षा के बावजूद उसे डर था कि जियांग चेन पहले ही दौर में मर जाएगा। जियांग शुआंजी ने स्पष्ट किया कि वह बस इतना जानता है कि उन्हें उसकी अच्छी तरह से रक्षा करनी होगी। फिर वह खड़ा हुआ और बताया कि कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि तब जियांग को भी कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। संक्षेप में, उन्हें जियांग की अच्छी तरह से रक्षा करनी चाहिए, उसके साथ हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और उसके साथ सहयोग करना चाहिए। ये कहने के बाद उसने गुफाओं में लौटने का फैसला किया। जियांग शुआंजी द्वेष से चमकती आंखों के साथ वहां से जाने लगा। महान स्वप्नदर्शी खड़ा हो गया और चुप रहा।
वहीं दूसरी तरफ जियालिन क्यू ने पूछा कि क्या महान जिया का भविष्य उज्ज्वल है। जियांग शुवांजी चुपचाप सोचने लगा। उसके मन में एक युद्ध की छवि उभरी। युद्ध का मैदान लाशों से भरा था। उनमें से एक तलवार पर लटकता जियांग शुवांजी का सिर भी था। कुछ ही दूरी पर जियालिन क्यू की लाश पड़ी थी जिसमें कई तलवारें धंसी हुई थीं। और उसके बगल में महान स्वप्नदर्शी का पत्थर में तब्दील शरीर पड़ा था, खुशी और आत्मविश्वास से चमकती आंखों के साथ। शुवांजी मुड़ा और मुस्कुराते हुए कहा कि महान जेड का भविष्य हमेशा उज्ज्वल था। यह वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। विदेश के 3 पवित्र द्वीपों में से एक पिंगलाई द्वीप पर स्थित अभयारण्य के औपचारिक मंदिर में कई महत्वपूर्ण हस्तियां एकत्रित हुईं। नेता, एक चोटी वाला व्यक्ति, मंच के सामने खड़ा था और उसके सामने कई पुरुष बैठे थे। संप्रभु यान के नाम पर उसने 7 अकादमियों और 12 परिवारों के उच्च अधिकारियों को महान तियानयांग टूर्नामेंट पर चर्चा करने के लिए बुलाया था। यह व्यक्ति संप्रभु यान के अधीन पहला महान शिष्य था, यांग मिंग नाम का खूनी असुर। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और मुस्कुराते हुए सीधे मुद्दे पर आने का फैसला किया, ये स्पष्ट करते हुए कि उन्हें महान तियानयांग टूर्नामेंट जीतना ही होगा और केवल जीतना ही नहीं, बल्कि अपने प्रतिद्वंद्वियों को कुचलना भी होगा। उसने ओल्ड चान को ये भी बताया कि उसने सुना है कि हालांकि यांग मिंग संप्रभु यान का पहला शिष्य था, वास्तव में उसके सभी शिष्यों में सबसे कम प्रतिभा वाला माना जाता था। भ्रमित नजरों से बूढ़ा चान अपने दोस्त की ओर मुड़ा और बताया कि पहली नजर में यांग मिंग 7वें परिवर्तन को पार नहीं कर पाया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि फिर भी वह इस बैठक में सम्राट यान का प्रतिनिधित्व कर सकता है। दाढ़ी वाले आदमी की आंखें डर से चमकने लगीं। उसने अपने दोस्त से चुप रहने को कहा क्योंकि यांग मिंग शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से दिखाई देता था। इसके अलावा मो परिवार एक दूरस्थ क्षेत्र में रहता था, इसलिए यह संभव था कि बूढ़ा मो कुछ बातों से अनजान था। वह कल्पना करने लगा कि यांग मिंग अपनी तलवार पकड़े हुए है और उसके शरीर से एक शक्तिशाली ऊर्जा निकल रही है जो एक लाश के पास खड़ी है। हालांकि यांग मिंग अपने शिष्यों में सबसे निम्न स्तर का था, लेकिन निस्संदेह वह सबसे भयानक था। 400 साल पहले महान जिया के मानव सम्राट का निजी रक्षक होने के नाते उसने अपने स्वामी को धोखा दिया और 10,000 जातियों के शक्तिशाली लोगों को अपने बीच फूट डालने के लिए आकर्षित किया। फिर वह सम्राट यान का शिष्य बन गया और सबसे ऊपर उठकर उनका पहला महान शिष्य बन गया। यांग मिंग बहुत क्रूर और दृढ़ निश्चयी था। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। यांग सम्राट का प्रतिनिधित्व करना कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। यांग मिंग ने अपने हाथ मंच पर रखे और एक दयालु मुस्कान बिखेरने लगा। ये देखकर सभी स्तब्ध रह गए कि वह मानव सम्राट का पौराणिक निजी रक्षक था। यांग मिंग के शरीर से एकदम घुटने वाली ऊर्जा निकलने लगी। उसने गंभीर निगाहों से पूछा कि क्या उनमें से कोई भी बुजुर्ग उसके मंच पर आने से असहमत है। ये सुनकर बुजुर्ग घबरा गए और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वे कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। यांग मिंग आराम से बैठ गया, दूसरों को देखने लगा और स्पष्ट कर दिया कि महान तियानयांग टूर्नामेंट से पहले उन्हें महान जिया की सभी गुप्त सेनाओं को सक्रिय कर देना चाहिए और टूर्नामेंट के आसपास उत्सुकता बढ़ा देनी चाहिए। साथ ही वे ये भी फैलाने वाले थे कि मानव सम्राट अक्षम है और युंगहुआंग को भ्रष्ट कर रहा है। उसके अनुसार विदेश के 3 द्वीप महान जिया के असली वैध उत्तराधिकारी थे। उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उन्होंने बताया कि तलवार दानव फेंग यानवूजी को राजा झेनहई और जियांग चेंग के साथ टूर्नामेंट के दौरान मरना होगा। ये सब आदरणीय सम्राट यान की इच्छा थी। जब यांग मिंग ने पूछा कि क्या सभी समझ गए हैं, तो वे सभी चिल्लाने लगे। कुछ को समझ नहीं आ रहा था कि क्या महान तियानयांग टूर्नामेंट सिर्फ एक प्रस्तावना है, और कुछ को लगा कि यह बहुत अचानक हुआ है। बूढ़े चान की आंखें गंभीरता से चमकने लगीं, और उन्होंने पूछा कि क्या वे दूसरे पक्ष पर पलटवार करने वाले हैं।
उन्हें नहीं पता था कि इतने समय तक मौन रहने के बाद उनके दिलों का जोश ठंडा पड़ गया था या नहीं। यांग मिंग ने एक हाथ मंच के ऊपर रखा, अपना दूसरा हाथ बढ़ाया और गंभीर नजरों से समझाया कि एक महान परिवर्तन शुरू होने वाला है। एक नया युग आ रहा है। 400 से ज्यादा साल बीत चुके थे। महान जिया ने उनके लिए बहुत कुछ किया था और अब उसका फल भोगने का समय आ गया था। बूढ़े चांद की आंखें भ्रम और घृणा से चौड़ी हो गईं। वह यांग मिंग को घूरने लगा और उसे स्पष्ट कर दिया कि हालांकि उनकी अधिकतम शक्ति दूसरे पक्ष से कहीं ज्यादा है, लेकिन अगर युद्ध छिड़ गया तो उसे डर था कि उनके पास मध्यम और निम्न स्तर के पर्याप्त लड़ाके नहीं होंगे। उसे ये भी याद आया कि महान जिया के पास अभी भी महान स्वप्नदर्शी है। ये सुनकर कि वे खुद को अकेला समझ रहे हैं, यांग मिंग के चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान फैल गई। उसने पूछा कि क्या किसी को पता है कि माननीय संप्रभु यान क्यों नहीं आए। यांग मिंग शक्तिशाली संप्रभु यान की कल्पना करने लगा और बताया कि वह समुद्री जनजाति के साथ चाय पीने गया था। जब समय आया तो समुद्री जनजाति महान एकीकरण को पूरा करने के लिए उनके साथ लड़ने वाली थी। और इतना ही नहीं, इस महान तियानयांग टूर्नामेंट में समुद्री जनजाति अपने प्रतिभाशाली योद्धाओं को प्रतियोगिता में 3 द्वीपों का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजने वाली थी। आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ यांग मिंग ने अपना हाथ बढ़ाया, जिससे एक सिस्टम विंडो दिखाई दी जिसमें एक आंख, एक हाथ और एक दिल था। अभी 2 महीने बाकी थे और पूर्ण सफलता सुनिश्चित करने के लिए अभयारण्य अपने चमत्कारों में दिव्य तत्व डालने वाला था। वे उन्हें दिव्य हाथ, दिव्य नेत्र और दिव्य हृदय प्रदान करने वाले थे। उसे विश्वास था कि इससे तीनों द्वीप महान जिया को पराजित कर देंगे। उसी समय तांग यंग और बाइफेन, वे राक्षसों का शिकार कर रहे थे। कक्षा परिवर्तन के लिए सामग्री की आवश्यकता के कारण जियांग चेंग ने राजा झेनही की ओर से महान जिया के सभी नौकरी बदलने वालों को सामूहिक रूप से भयंकर जानवरों का शिकार करने का अजेय आदेश जारी किया। जब लड़कों का एक समूह अपने कमरे में आराम कर रहा था, एक भूरे बालों वाले लड़के ने दरवाजा खोला और दृढ़ संकल्प से भरे भाव के साथ अपने दोस्तों को बताया कि राक्षसों का शिकार करने का समय हो गया है। उनका ध्यान उस पर केंद्रित हो गया और वे कुछ उलझन में पड़ गए। गुस्से से भरी नजरों से बैठे लड़के ने बताया कि दोपहर में उनकी कक्षा है, इसलिए उसके लिए समय नहीं है। उसने पूछा कि वह इतना हंगामा क्यों कर रहा है। वे लगभग स्नातक होने वाले थे और राक्षसों का शिकार करना अकादमिक क्रेडिट जितना महत्वपूर्ण नहीं था। खुशी से चमकती आंखों से भूरे बालों वाले लड़के ने अपना फोन निकाला, अपनी उंगली से उस पर इशारा किया और मुस्कुराते हुए बताया कि जियांग चेंग ने एक अजेय आदेश जारी किया है। राष्ट्रीय आदेश से भी ऊंचे स्तर का एक आदेश, जो देश के सभी नौकरी बदलने वालों को बुलाने में सक्षम था। उन्होंने अपने फोन चालू किए और उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उनका मार्शल अकादमी समूह भी अजेय आदेश का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार था। दृढ़ निश्चय से भरी निगाहों से वे सभी कमरे से बाहर निकले और भागने लगे। वे जानते थे कि शैक्षणिक योग्यताएं इसके सामने कुछ भी नहीं हैं। उन्होंने जल्दी से शहर छोड़ने का फैसला किया। राजा झेनही अविश्वसनीय थे। तीसरे स्तर के एक भयंकर जानवर को मारने पर उन्हें एक योग्यता अंक मिलता था, जो सामान्य युद्ध क्षेत्र में मिलने वाली योग्यता से 2 गुना था। मार्शल अकादमी ने एक और सूचना भेजी, जितने ज्यादा जानवर वे मारेंगे, उतने ही ज्यादा अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यताएं उन्हें मिलेंगी। शहर के बाहरी इलाके में कई योद्धा उन जानवरों की लाशें वापस लाए जिनका उन्होंने शिकार किया था। जब वे पहुंचे तो उन्होंने गौर से देखना शुरू किया और महसूस किया कि वहां भयंकर जानवरों से ज्यादा नौकरी बदलने वाले लोग थे। बिना और समय गंवाए वे भागने लगे और जल्दी से अपना स्थान बदलकर चीखते हुए कब्रिस्तान की ओर जाने का फैसला किया। इस बार उन्हें क्रेडिट को अधिकतम तक भरना था और ढेर सारा पुण्य अर्जित करना था। गंजे आदमी का ध्यान उन पर था और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। जियांगन युद्ध क्षेत्र के मुख्य अड्डे पर
कई उच्च पदस्थ लोग एकत्रित हुए। मूंछों वाले व्यक्ति की आंखें खुशी से चमकने लगीं। वह झायु झान्यू के पिता थे। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि सदी में केवल एक बार प्रकट होने वाला अजेय आदेश पहले ही जारी हो चुका है। उन्होंने अपने दामाद की भी मदद करने का फैसला किया। गंभीर निगाहों से पोनीटेल वाले व्यक्ति ने बताया कि उसके पास भी स्टॉक है जिसे वह जियांग को भेज सकता है। बैंगनी बालों वाले व्यक्ति का ध्यान उन पर था और उसकी आंखें खुशी से चमकने लगीं। वह भी जियांग के लिए खुद को पूरी तरह से बर्बाद करने को तैयार था। महान जिया के जियांगन युद्ध क्षेत्र के भूमिगत गोदाम में जियांग और गु कैशन थे। गु कैशन, जो एक सूची पकड़े हुए था, ने बताया कि जियांग का अजेय आदेश आधे दिन पहले ही जारी किया गया था और उन्होंने ग्रेट जिया का सारा माल पहले ही भेज दिया था। जियांग ये देखकर हैरान था कि उन्होंने इतनी जल्दी कार्रवाई की। गु कैशन ने जियांग को पहले गोदाम ले जाने का फैसला किया। वे गोदाम में गए, जो उन खूंखार जानवरों की लाशों से भरा था जिनका नौकरी बदलने वालों ने शिकार किया था। सिस्टम विंडो के अनुसार वहां कुल 26 लेवल 8 के शव, 1904 लेवल 7 के शव, 376,000 लेवल 6 के शव, 70 लाख लेवल 5 के शव और 53 लाख लेवल 4 के शव थे। गु कैशन का ध्यान शवों पर केंद्रित हो गया और उसकी आंखें आश्चर्य से चमकने लगीं। उसके अनुसार ग्रेट जिया के चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने 10वां हिस्सा योगदान दिया था। जियांग की आंखें खुशी से भर गईं जब उसे एहसास हुआ कि म्यू और तांग परिवारों ने काफी योगदान दिया है। उन्होंने जियांग के लिए अपने गोदाम खाली कर दिए थे। वे शवों की ओर बढ़ने लगे और गु कैशन ने पूछा कि क्या जियांग कीड़ों को नहीं छोड़ेगा ताकि वे भोजन कर सकें। अगर उन्होंने जल्दी नहीं खाया तो उसे डर था कि शव अब इस जगह पर नहीं समाएंगे। इतना सारा खाना देखकर छोटी नाइन ने अपने गालों पर हाथ रख लिए और उसके मुंह में पानी आ गया। जियांग की आंखें गंभीरता से भर गईं। उसने पहले छोटी नाइन को 8 करोड़ नवजात लावा खिलाने का आदेश दिया और उसे आदेश दिया कि वह उच्च स्तरीय जानवरों को खाए और निम्न स्तरीय जानवरों को लावा के लिए छोड़ दे। उसने पूछा कि क्या वे सब एक साथ बाहर जाकर खाना नहीं खा सकते। जियांग ने मना कर दिया क्योंकि इससे बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित होगा और इसके अलावा उनके पेट भी नहीं भरेंगे। उसने फैसला किया कि उन्हें बारी बारी से खाना दिया जाए और धीरे धीरे स्तर ऊपर किया जाए। जियांग की बाह पर एक द्वार दिखाई दिया और कीड़ों का एक झुंड बाहर निकलने लगा क्योंकि खाने का समय हो गया था। जियांग ने अपना हाथ बढ़ाया और कीड़े बाहर निकल आए और जानवरों की लाशें खाने लगे। गु कैशन का जबड़ा आश्चर्य से खुला रह गया, ये जानकर कि जियांग के पास 8 करोड़ से ज्यादा कीड़े हैं। उसने पूछा कि क्या वे फिर से प्रजनन कर पाएंगे। जियांग ने गंभीर नजरों से कहा, नहीं, क्योंकि इनमें से ज्यादातर खतरनाक जानवर निम्न स्तर के थे। प्रजनन के लिए कीड़ों को कम से कम 10 या 100 गुना ज्यादा खाने की जरूरत थी। गु कैशन हमारे लड़के की ओर मुड़ा और उसकी आंखें खुशी से चौड़ी हो गईं। कीड़े जंगली जानवरों को खा रहे थे। गु कैशन को यकीन नहीं हो रहा था कि कीड़ों की भूख इतनी ज्यादा है, लेकिन फिर उसने सोचा कि यह सामान्य बात है क्योंकि आखिरकार वे 9 मियाज़मा पंखों की संतान थे, इसलिए उन्हें खिलाना आसान नहीं था। ये साधारण सी बात कि वे जानवरों के मांस से अपना पेट भर सकते थे, पहले से ही काफी भाग्यशाली थी। और अब जब पूरा देश शिकार कर रहा था, 10 या 100 गुना ज्यादा मांस पाना भी कोई मुश्किल काम नहीं था। उसने सोचा कि 1 महीने में कीड़े फिर से प्रजनन कर पाएंगे। जियांग उसकी ओर मुड़ा और शांत नजरों से बताया कि जब अगली बार 9 मियाज़मा पंख प्रजनन करेंगे तो उसके शरीर में कीड़ों को रखने के लिए जगह नहीं बचेगी। वह अथाह जमीन को छान मारना चाहता था और उसे भविष्य में कीड़ों के लिए एक मुख्य ठिकाना बनाना चाहता था। शांत नजरों से गु कैशन ने कहा कि यह आसान है, उन्हें बस वहां सैनिक भेजने की जरूरत है। जब कीड़े जियांग के हाथ से निकल रहे थे तो उसने गंभीर भाव से कहा कि वह प्रशिक्षण के लिए खुद अथाह भूमि पर जाना चाहता है।
वह किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहता था और 9 मियाज़मा विंग्स पर तो बिल्कुल भी नहीं। गु कैशन की आंखें डर से भर आईं, क्योंकि उसके अनुसार यह बहुत खतरनाक था। जियांग ने पूछा कि क्या वह टूर्नामेंट के पहले दौर के नियम भूल गया है। गु कैशन ने जियांग के कंधे पर हाथ रखा और उसे सावधान रहने को कहा। हमारे लड़के ने उससे कहा कि चिंता न करे क्योंकि उसके पास बहुत सारे कार्ड हैं। वह उनका इस्तेमाल करता है या नहीं, यह अलग बात है, लेकिन वह खतरे में नहीं पड़ने वाला था। जियांग ने जाने का फैसला किया और कीड़ों को यहाँ रहने दिया ताकि वे खाते रहें। जब वह अथाह भूमि से लौटा तो वे पहले ही खाना खा चुके होंगे। नन्ही नाइन जियांग के कंधे पर प्रकट हुई और उलझन भरी नजर से उसने पूछा कि वह बाहर खाना खाने क्यों नहीं गई। उदास भाव से उसने बताया कि वह यहाँ अकेली नहीं रहना चाहती। वह वैसे भी जियांग के साथ जाना चाहती थी। उसके साथ उसे खाने के लिए मांस मिलेगा। जियांग ने मना नहीं किया, लेकिन उसके लिए यह अजीब था कि वह खाते समय उसे भूल नहीं गई। छोटा ज़ाओ जिया भी जियांग के कंधे पर आ गया और उत्सुक भाव से पूछा कि क्या वह उन्हें खाने के लिए एक बुफे में ले जाएगा। जियांग ने खून की एक बोतल निकाली, आंखें बंद की और घबराहट भरे भाव से वादा किया कि टूर्नामेंट खत्म होने के बाद वह उन्हें खाने के लिए एक बुफे में ले जाएगा। उसने उसकी भूख बढ़ाने के लिए उसे थोड़ा खून देने का फैसला किया। ज़ाओ जिया ने बोतल पकड़ी और पीना शुरू कर दिया। वह चाहता था कि जियांग अपना वादा निभाए और उन लोगों में से न हो जो वादे तो करते हैं लेकिन कुछ नहीं करते। जियांग को एहसास हुआ कि ज़ाओ जिया को धोखा देना हर बार और मुश्किल होता जा रहा था। जियांग ज़ाओ जिया को सम्राट ज्यूली के गुप्त खजाने का दोहन करने के लिए ले जाना चाहता था, क्योंकि आखिरकार वह बाघ आत्मा तलवार ही तो थी जिसे वह हासिल करना चाहता था। लेकिन उसके पास जो गुप्त खजाना था वह गुआंगहाई के युद्ध क्षेत्र में तियान के निषिद्ध क्षेत्र में गहराई में था। ऐसा कहा जाता था कि वहां एक से ज्यादा रहस्यमयी सत्ताएं मौजूद थीं, जिनके 9 रूपांतरण थे। या फिर वह खजाना ही खतरों से भरा था। उसने सोचा कि तियान्युआन टूर्नामेंट खत्म होने तक इंतजार करना बेहतर होगा, क्योंकि तब तक वे और भी ज्यादा मजबूत हो चुके होंगे। उसी समय ज़ाई परिवार राक्षसी शहर में था। महान स्वप्नदर्शी जो तकिया पकड़े हुए थी जब सोने ही वाली थी, तब से गुस्से में थी। ज़ाई लिंकियू ने उसे फिर से बुलाया था। उसे मजबूत होने के लिए सोने की जरूरत थी। अगर वे उसे बार बार जगाते नहीं तो वह पहले ही 10 रूपांतरणों तक पहुंच चुकी होती। ज़ाई लिंकियू ने उसे देखना शुरू किया और कहा कि स्थिति गंभीर है। उसे कार्रवाई करने के लिए कहना पड़ा। गंभीर दृष्टि से उसने बताया कि दक्सिया के क्षेत्र में अनगिनत आवाजें उभरी थीं जो तियान्युआन टूर्नामेंट को अनियंत्रित रूप से बढ़ावा दे रही थीं। उन्होंने इस टूर्नामेंट को यानहुआंग के घोर अन्याय से भी जोड़ा था, ये दावा करते हुए कि ये तीनों द्वीप वैध उत्तराधिकारी थे। महान स्वप्नदर्शी बैठ गईं, अपनी बाहें पार कर लीं और ये देखकर कि यह एक विचारों का युद्ध था, उन्हें पता चला कि उन्होंने इसे शुरू नहीं किया था। अशांत समय में कठोर उपायों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्होंने उन्हें खत्म करने के बारे में सोचा। ज़ाई लिंकियू ने बताया कि वे पहले से ही उन मामलों में शामिल थे। महान स्वप्नदर्शी खड़ी हुईं और प्रसन्न भाव से अपना हाथ बढ़ाया। उनके अनुसार लाखों नागरिकों के सपनों की बुद्धिमत्ता और शुद्धि के आगे अफवाहें रुक गईं। उन्होंने अपनी मुट्ठी भींच ली और उनकी आंखें गंभीरता से चमकने लगीं। ज़ाई लिंकियू ने अपना हाथ बढ़ाया और उनके अनुसार वह दक्सिया की संरक्षक देवी की उपाधि की हकदार थीं। उन्होंने उनसे कहा कि वे उनकी चापलूसी करना बंद करें और एक ही बार में सब कुछ कह दें। ज़ाई लिंकियू ने खुलासा किया कि जियांग ने नौकरी बदलने के मिशन के बहाने एक अजेय आदेश जारी किया था। वे खूंखार जानवरों की लाशें इकट्ठा कर रहे थे। उसे एहसास हुआ कि 6 रूपांतरण मिशन के लिए भी इतनी ज्यादा लाशें जरूरी नहीं थीं। ज़ाई लिंकियू ने बताया कि वर्ग परिवर्तन मिशन को बहाने के तौर पर इस्तेमाल करना बहुत आसान था।
उसने अपना हाथ मेज के ऊपर और सुझाव दिया कि दक्सिया शाही हथियार बना रहा था और भयंकर जानवरों का शिकार करते हुए। उन्होंने संबंधित उन्नत सामग्री भी खरीदी। ज़ाई लिनकियू को यह एक अच्छा विचार लगा और उसने पूछा कि क्या उसे पता है कि जियांग कहाँ है। उसी समय हमारा लड़का जानवरों से लड़ रहा था और एक मुक्का मारकर उसने उनमें से एक को मार गिराया। वीडियो यहीं समाप्त होता है। दृढ़ संकल्प से चमकती आंखों के साथ जियांग ने युद्ध के तानाशाह देवता नामक अपनी विद्या को आजमाने का फैसला किया और अमर देवता की अजेय मुट्ठी नामक तकनीक का उपयोग करते हुए उसने एक राक्षस के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारा। बेचारा राक्षस इतना कमजोर था कि वह हमले से बच नहीं सका। कमजोर होने के बावजूद राक्षस मरा नहीं। उसने हमारे लड़के की तरफ पीठ कर ली और भाग गया। भ्रमित निगाहों से जियांग अपने हाथ को देखने लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह एक दूसरे दर्जे के भयंकर जानवर को एक ही वार से खत्म नहीं कर पाया। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि हालांकि उसका पेशा दिव्य स्तर का था, अभ्यास या सुधार के बिना वह उसकी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर पाएगा। चमकती आंखों के साथ जानवरों का एक झुंड हमारे लड़के के पीछे प्रकट हुआ और उसे गौर से देखने लगा। जियांग की आंखें गंभीरता से भर गईं। 3 जानवर एक ही समय में उस पर झपटने वाले थे। उसे नहीं पता था कि अपनी वर्तमान शारीरिक गति से वह उन्हें चकमा दे पाएगा या नहीं। उसी क्षण नन्हा 9 मियाज़मा पंखों के रूप में प्रकट हुआ। कई जानवरों को खा गया और उन्हें गौर से देखने लगा। जियांग से सावधान रहने को कहा। जियांग का ध्यान उस पर था और उसका मन उलझन से भर गया। हमारे लड़के ने उससे पूछा कि उसे प्रकट होने और हमला करने की अनुमति किसने दी थी। अब उसकी वजह से क्रूर जानवर भाग गए थे। वह जमीन की ओर देखने लगा और उसे घोंसले में स्थिर रहने और उसके द्वारा जानवर को मारने का इंतजार करने को कहा ताकि वह खा सके। नन्हा 9 मानव रूप में वापस आ गया और उसने बताया कि अकेले लड़ना खतरनाक है। जियांग उसके सिर पर हाथ फेरने लगा और उससे कहा कि वह उसकी चिंता न करे क्योंकि कीड़ों के अलावा उसके पास गड़गड़ाहट, सभी चीजों की वृद्धि जैसे अन्य गुण भी थे और उसके पास दिव्य तलवार भी थी। उसे यकीन था कि जानवर उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। वह बस अपने शरीर की ताकत को थोड़ा कम करना चाहता था। छोटी 9 ने सिर हिलाया। जब खूंखार जानवर भाग रहे थे, जियांग अपनी पैनी निगाहों से हमला करने के लिए तैयार होकर कूद पड़ा। वह अमर देवता की अजेय मुट्ठी का प्रशिक्षण जारी रखना चाहता था। उसकी उपस्थिति का आभास पाकर राक्षस पलट गए और घबरा गए, इससे पहले कि वे कुछ प्रतिक्रिया कर पाते। जियांग उनमें से एक के ऊपर चढ़ गया और अपनी पूरी ताकत से उस पर मुक्कों की बौछार करने लगा। अब जबकि वह उन्हें एक ही वार से नहीं हरा सकता था, उसने कई वार करने का फैसला किया। उसके वार इतने जोरदार थे कि उस खूंखार जानवर का शरीर कुचल गया। जियांग की आंखें खुशी से चमकने लगीं और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। एक सिस्टम विंडो दिखाई दी जिससे उसे 1000 अनुभव अंक मिले। 15 दिन बीत चुके थे और गुफा के अंदर जियांग ने खूंखार जानवरों को मारना जारी रखा। उसने कुल 998 को हराया था। हमारा लड़का, जो लाशों के पहाड़ के ऊपर खड़ा था, जमीन की ओर देखने लगा और अपनी बाहें फैलाते हुए राहत की सांस ली। उसने आखिरकार वर्ग परिवर्तन के लिए जरूरी सारा अनुभव पूरा कर लिया था। अब वर्ग परिवर्तन मिशन का समय आ गया था। वर्ग परिवर्तन मिशन के अनुसार 3 घंटे की अवधि में उसे लगातार स्तर 3 के 10 खूंखार जानवरों का सफाया करना था। जियांग ने एक अलाव जलाया और कुछ मांस पकाया। एक हाथ से उसने मांस की ड्रमस्टिक पकड़ी हुई थी। उसने दूसरा हाथ द्वार के अंदर डाल दिया। शांत दृष्टि से वह सोचने लगा। उसे भूख लगी थी, इसलिए उसने पहले एक अच्छे बारबेक्यू का आनंद लेने और फिर अच्छी नींद लेने का फैसला किया। उसने लिटिल 9 को पृथ्वी के रसातल में स्तर 3 या उससे कम के सभी खूंखार जानवरों को खाने की अनुमति दे दी। लिटिल 9 जियांग के कंधे पर प्रकट हुई और उसका ध्यान हमारे लड़के पर केंद्रित था। उत्साह से चमकती आंखों के साथ
वह उस जगह से दूर जाने लगी और घोंसले के अंदर मौजूद कीड़ों को बाहर निकालने लगी, जिससे उन्हें खाने की अनुमति मिल गई। कुछ ही समय बाद कक्षा परिवर्तन मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया। 2 महीने बाद जब जियांग उस जगह का पता लगा रहा था, तो उसे बिच्छू के आकार का एक विशालकाय जानवर मिला। वह हमारे लड़के को घूरने लगा और अपने डंक से हमला करने के लिए तैयार हो गया। जियांग ने उसे देखना शुरू किया और खुश हुआ क्योंकि वह आखिरकार एक स्तर 6 के जानवर का शिकार कर सका। बिच्छू ने जोर से हमला किया, लेकिन जियांग ने समय रहते प्रतिक्रिया दी और कूदकर हमले को टाल दिया। जानवर ने फिर से हमला करने की कोशिश की, लेकिन कूदकर हमारा लड़का उस जगह से दूर चला गया, जिससे उसका डंक जमीन पर लग गया। जैसे जैसे जियांग दूरी बना रहा था, उसने जानवर को ध्यान से देखना शुरू किया और महसूस किया कि उसका जहर काफी घातक लग रहा था। जियांग कूदा और जानवर ने अपना डंक बाहर निकाला जो जमीन में धंसा हुआ था। हालांकि जियांग जहर से नहीं डर रहा था। वह जानता था कि अगर उसने उसे डंक मारा तो बहुत दर्द होगा। उसने महसूस किया कि इस जानवर का सामना करने के लिए उसे बगल से हमला करना होगा। जब वह विचलित था, जियांग उसके बगल में प्रकट हुआ और अपनी अजेय मुट्ठी से उसे बगल में एक जोरदार झटका दिया, जिससे उसका शरीर बाहर निकल आया। जानवर ने अपना डंक उठाया और जमीन पर अपना हाथ टिकाकर जहर का एक झोंका छोड़ना शुरू कर दिया। जियांग एक तरफ हट गया, हमले से बाल बाल बच गया। उसने उसे देखना शुरू किया और महसूस किया कि जहर बहुत तेज था। उसने ध्यान केंद्रित किया और युद्ध के देवता के परिवर्तन का उपयोग करने का निर्णय लिया, जिससे उसके शरीर से लाल ऊर्जा का एक शक्तिशाली विस्फोट निकलने लगा। उसने पीछे न हटते हुए अपनी नई तकनीक का परीक्षण करने का निर्णय लिया। ऊर्जा के कारण जियांग की कमीज फट गई। बिच्छू ने अपने डंक से हमला करने की कोशिश की, लेकिन जियांग ने अपनी मुट्ठी से हमले को रोक दिया। दृढ़ संकल्प से चमकती आंखों के साथ जियांग ने जोर से वार किया, जिससे बिच्छू का डंक टुकड़ों में टूट गया। वह खुद को कमजोर समझकर उसका मजाक उड़ाने से नहीं रोक सका। बिना एक पल भी गंवाए जानवर भागने लगा और ये देखकर जियांग उछल पड़ा और बोला कि भागने के लिए बहुत देर हो चुकी है। उसका शरीर ऊर्जा से घिरा हुआ था। जियांग जानवर पर टूट पड़ा और उसने एक जोरदार मुक्का मारा। हमला इतना शक्तिशाली था कि जानवर जमीन पर गिर पड़ा। जियांग को 100,086 अनुभव अंक मिले, जिससे उसका स्तर 61 से 69 हो गया। इसके अतिरिक्त सिस्टम ने उसे युद्ध के प्रमुख देवता के तीसरे रूपांतरण को पूरा करने के लिए बधाई दी। परिणामस्वरूप उसकी कई क्षमताएं बढ़ गईं। अजेय मुट्ठी ने अब युद्ध शक्ति में 10% की वृद्धि कर दी। युद्ध के देवता के रूपांतरण ने उसकी युद्ध अवधि को 10 सेकंड तक बढ़ा दिया। इस अवस्था में अजेय मुट्ठी की शक्ति सामान्य से 10 गुना अधिक हो जाती और शाही सेना के रूप में युद्ध समर्थन में 10% की वृद्धि कर दी, जिसमें शक्ति में वृद्धि सैनिकों की आधार शक्ति पर निर्भर करती थी। जियांग का ध्यान, जो जानवर की लाश के ऊपर खड़ा था, सिस्टम विंडो पर केंद्रित था और उसकी आंखें गंभीरता से भर गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि तीसरे वर्ग के परिवर्तन में पहले जैसी कोई अतिरिक्त उन्नति नहीं थी, यह न जानते हुए कि क्या इसे पहले से ही अपनी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। उसी क्षण कई जानवर उसकी ओर बढ़ने लगे। उनकी आंखें द्वेष से चमक रही थीं। जियांग का ध्यान उन पर केंद्रित था। पृथ्वी के रसातल में कई उच्च स्तरीय जानवर थे। महान टूर्नामेंट शुरू होने वाला था और उसके पास बर्बाद करने के लिए ज्यादा समय नहीं था। उसने लिटिल नाइन और कीड़ों को खाने की अनुमति दे दी। वे किसी भी जानवर को, चाहे उसका स्तर कुछ भी हो, खा सकते थे और यह जाहिर कर दिया कि अब से यही उनका नया घर होगा। लिटिल नाइन प्रकट हुई और उसके शरीर से कीड़ों का एक झुंड निकलने लगा, जो जानवरों पर हमला करने और उन्हें खाने लगे। कई घंटे बाद जियांग जियांगन के भूमिगत गोदाम में पहुंचा। एक हाथ से वह अपने शरीर से फटी कमीज के टुकड़े उतार रहा था।
वह थका हुआ भाव लिए जमीन की ओर देखने लगा और उसे ढूंढने का फैसला किया। गु कैशन की आंखें, जो अपनी बाहें क्रॉस किए हुए थे, खुशी से चमकने लगीं। वह ये देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका कि जियांग लगभग नग्न था। उसे एहसास हुआ कि सांसारिक अथाह गहराई तक उसका अभियान आसान नहीं था। गु कैशन की आवाज सुनकर जियांग अपनी समाधि से बाहर आया और हैरानी भरी नजरों से अपना ध्यान उस पर केंद्रित कर दिया। उसने अपना सिर हिलाया। वह अपने मालिक को यह नहीं बता पा रहा था कि उसने खुद अपने कपड़े फाड़े थे। मुस्कुराते हुए गु कैशन ने गोदाम का दरवाजा खोलना शुरू किया और हमारे लड़के से कहा कि इतने सारे खूंखार जानवरों को देखकर हैरान न हो। जियांग की आंखें भ्रम से भर गईं। उसने पूछा कि क्या उन्होंने कई खूंखार जानवरों का शिकार किया है। गु कैशन ने बताया कि हालांकि वह हाल ही में अंदर नहीं गया था, लेकिन सूची देखने पर उसे शक हुआ कि दक्षिया के गुप्त क्षेत्र के लगभग सभी खूंखार जानवरों का शिकार पहले ही किया जा चुका है। दरवाजा खुलने पर यह देखा जा सकता था कि गोदाम खाली था। भ्रमित निगाहों से जियांग ने पूछा कि क्या हो रहा है। गु कैशन का जबड़ा सदमे से खुला और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कीड़ों ने सभी खूंखार जानवरों को खा लिया है। जियांग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक आह भरी, यह महसूस करते हुए कि उनकी भूख और भी बढ़ गई है। जियांग ने अपना हाथ बढ़ाया और सभी कीड़ों को अपने अंदर समाहित करना शुरू कर दिया और उन सभी पेटू कीड़ों को घोंसले में लौटने का आदेश दिया। गु कैशन, जो उसके बगल में खड़ा था, चुप रहा। नन्ही नाइन ने अपने हाथ अपने मुंह के पास रखे और उसकी आंखें खुशी से भर आईं, यह महसूस करते हुए कि कीड़ों ने अच्छा खाया है। जियांग ने कीड़ों को देखना शुरू किया और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। अब कुछ कीड़े लगातार 2 या 3 बार भी प्रजनन कर सकते हैं और रसातल में प्रजनन के लिए एक झुंड भी तैयार होना चाहिए। गु कैशन को उत्सुकता हुई और उसने पूछा कि क्या इस समूह के साथ 9 मियाज़मा पंखों के कीड़े 10 करोड़ तक पहुंच सकते हैं। आत्मविश्वास से चमकती आंखों के साथ जियांग ने अपने हाथ की ओर देखा और सिर हिलाया। ये सुनकर गु कैशन आश्चर्य से दंग रह गया, क्योंकि उसके अनुसार 10 करोड़ कीड़ों से ज्वालाओं के देवता का सामना करने के लिए एक छोटा सा रसातल बनाया जा सकता है। जियांग जानता था कि उसके पास 10 करोड़ से ज्यादा कीड़े हो सकते हैं, क्योंकि विकास के आशीर्वाद का इस्तेमाल करके ये संख्या जटिलता की ओर बढ़ सकती है। जब कीड़े जानवरों की लाशें खा रहे थे, जियांग ने बताया कि इस बार कीड़ों के प्रजनन के लिए उसे पृथ्वी के रसातल में वापस जाना होगा। उसने अपने गुरु से मदद मांगी। गु कैशन ने पृथ्वी के रसातल को अब से निषिद्ध क्षेत्र घोषित करने का फैसला किया ताकि कोई भी प्रवेश न कर सके। जियांग जमीन की ओर देखने लगा और कीड़ों को आदेश दिया, बाहर आकर प्रजनन शुरू करने के लिए। आदेश सुनते ही उसके शरीर से लाखों कीड़े निकलने लगे। कीड़ों ने एक बड़ा बवंडर बनाया और प्रजनन प्रक्रिया शुरू हुई और उल्टी गिनती कम होने लगी। 10 मिनट से घटकर 3 मिनट हो गई। अपनी आंखों में चमक लिए जियांग ने अपना हाथ अपने चेहरे पर रख लिया। उसके दिमाग में एक आवाज गूंजने लगी, जो कह रही थी कि यह विपत्ति दुनिया भर में फैल जाएगी और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल जाएगी। जियांग घबरा गया, क्योंकि उसे लगा कि वह किसी तरह के विचार और ऊर्जा से निगल लिया जाएगा। अब उसके पास कुल 80 अरब कीड़े थे और वह सोच रहा था कि क्या कीड़ों की संख्या उसके नियंत्रण से बाहर हो रही है। एक अजीब ऊर्जा ने पैट्रिक वृक्ष को निगलना शुरू कर दिया। एक शाखा पर बैठी जाओ चान की आंखें चिंता से भर गईं। उसने उसे बताया कि यह 9 मियाज़मा पंखों के विनाश की इच्छा थी। अगर यह इसी तरह चलता रहा तो वह निगल लिया जाएगा और नष्ट हो जाएगा। केवल नन्हा नाइन ही इस इच्छा को नियंत्रित कर सकता था। जियांग की आंखें चमकने लगीं और धीरे धीरे वह अपने शरीर पर नियंत्रण खोने लगा। वह जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा, अपनी छाती पर हाथ रखा और नन्हे नाइन को पुकारा। आदेश सुनते ही गंभीर दृष्टि से नन्हा नाइन प्रकट हुआ और हमारे लड़के को गौर से देखने लगा।
वह उड़ने लगा और रसातल एकाग्रता नामक अपनी कुशलता का प्रयोग करते हुए अपने हाथ आगे बढ़ाए और सभी कीड़ों को देखने लगा। जब जियांग जमीन पर घुटनों के बल लेटा था, जाओ चान और जाओ जी प्रकट हुए और चिंतित दृष्टि से उसके कंधों पर हाथ रख दिए। जियांग ने अपना हाथ जमीन पर रखा और जोर जोर से हाँफने लगा। उसे एहसास हुआ कि रसातल की शक्ति भयानक थी। उसने 9 रूपांतरणों के दौरान ऐसा दबाव भी महसूस नहीं किया था। उस प्रणाली के अनुसार प्रजनन पूरा हो चुका था। अब कुल 80 अरब कीड़े थे। जियांग खड़ा हुआ और जब वह उसका हाथ देख रहा था, उसने कुलीन कीड़ों को घोंसले में लौटने को कहा और बाकी को पृथ्वी के रसातल में जाकर सफाई जारी रखने को कहा। उसके आदेश के बिना कोई भी खुद पीछे नहीं हट सकता था। उत्साह से चमकती आंखों के साथ जियांग ने उसकी गर्दन को छूना शुरू किया और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई, ये जानते हुए कि 80 अरब सम्राट यान को मारने और 3 विदेशी द्वीपों को तबाह करने के लिए पर्याप्त से भी ज्यादा थे। वीडियो यहीं समाप्त होता है।